हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर इंडिया स्पेसिफिक, फिर स्टॉक न्यूज़। जैसा हमेशा हमारा चलता है ट्रेंड, वही चलाएंगे आज भी। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। बिहेवियरल मैनेजमेंट, बिहेवियरल फिनांस के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट टेबल मिला है, तो वो पढ़ रहा था, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू। विल डिस्कस अबाउट दैट इन द एंड। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। तो यूरोपियन मार्केट्स पॉजिटिव थी, बट यूएस मार्केट वाज लिटिल नेगेटिव। यूएस यूरोपियन मार्केट्स के पॉजिटिव होने का मेजर रीज़न वाज स्विट्जरलैंड का जो सेंट्रल बैंक है, वहाँ पे उन्होंने एक और इंटरेस्ट रेट कट लिया है, सेकेंड इंटरेस्ट रेट कट लिया है। सो दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, राइट। तो अगर क्योंकि उनका आई थिंक इन्फ्लेशन जो है वो 2% से नीचे गिर गया था। ऑलमोस्ट आई थिंक 1.4% ही इन्फ्लेशन था इन अप्रैल, एंड दैट हेल्प देम, और दैट मतलब वो थॉट प्रोसेस उनको लगा कि भाई ये हमें इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए। तो बेसिकली अभी कुछ कंट्रीज ऐसे हो गए हैं जो इस चीज़ के ऊपर क्लियरली एक यूएस से पहले लीडरशिप ले रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स कट कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नहीं किया, उनका भी कल था, तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया। अभी भी 5.25% इंटरेस्ट रेट पे वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को या रेपो रेट को रखा हुआ है, ठीक है। विच वॉज एक्सपेक्टेड था कि भाई वहाँ पर भी 2% के आसपास ही इन्फ्लेशन, जो उनका टारगेट है उसके आसपास ही इन्फ्लेशन का जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने ये कट नहीं किया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट लाइकिंग इट, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स लो इंटरेस्ट रेट, बिकॉज लोगों को पसंद आती है वो, ठीक है। स्विट्जरलैंड ने किया, और स्वीडन ने भी, अगर हम कुछ बाकी कंट्रीज का भी देखें तो स्वीडन ने भी इंटरेस्ट रेट कट किए थे 4% से 3.75%। स्वीडन ने इंटरेस्ट रेट कट किए थे। कनाडा ने भी इंटरेस्ट रेट कट किया था, राइट। 5% से 4.75% उन्होंने किया था। जैसे जैसे उनका इन्फ्लेशन कम हुआ था, आई थिंक 2.7% उनका इन्फ्लेशन हिट हुआ था अप्रैल में। यूरोजोन ने भी 5 ईयर्स में पहली बार के रेट कट किया, ठीक है। 4% से 3.75%। ये सब मतलब जून 6 को, तो ये सब पहले की बता रहा हूँ मैं आपको। ये अभी तो कल तो सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड का नंबर्स आए हैं, तो स्विट्जरलैंड ने कट किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नहीं किया। बाकी सब बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ है, राइट। एंड यूएस और ब्रिटेन अभी मैं बात कर चुका हूँ, तो उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। एंड इंडिया ने भी कोई इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया है। तो दिस इज हाउ द, तो एक साइकिल जो है बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स कट की स्टार्ट हो गई है, काइंड ऑफ। एक सेंट्रल बैंक हैव स्टार्टेड कटिंग रेट, और वही लोगों को थोड़ा सा पसंद आया, स्पेशली इन यूरोप। यूएस मार्केट तो डिडंट रिएक्ट मच, वहाँ पर कोई एज सच कोई नेगेटिव पॉजिटिव कोई मेजर न्यूज़ थी भी नहीं। एनवीडिया बढ़ रहा था, अब वो 2.7% कल गिरा। तो अगेन एज आई सेड कि देयर वाज नो एज सच बिग मार्केट चेंजिंग न्यूज़ और मार्केट ड्राइविंग न्यूज़, ठीक है। तो ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर ही रहा, और उसकी वजह से नेगेटिव थोड़ा सा यूएस मार्केट ओवरऑल थोड़ा रहा कल, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं तो एफडीआई के नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग आए वहां पर, कि इंडिया का एफडीआई इनफ्लो, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, 2023 में 43% डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। जो हम अगर हम बात करें तो हम 8वें रैंक पे थे 2022 में, हम अभी 15वें रैंक पे पहुंच गए हैं इन नंबर ऑफ बिलियन डॉलर का एफडीआई जो इंडिया में आया है। हाईएस्ट ऑफ कोर्स इज यूएस, नंबर 2 इज चाइना, ठीक है। उसमें भी डिक्लाइन हुआ है, दोनों में डिक्लाइन हुआ है। सिंगापुर हैज इंक्रीज्ड, सिंगापुर इज नंबर 3, हांगकांग इज नंबर 4, ब्राज़ील इज नंबर 5। तो ब्राज़ील से भी कम आया, कनाडा से भी कम आया, फ्रांस से, जर्मनी से, मेक्सिको से, स्पेन से, इन सब कंट्री से कम एफडीआई आया है इंडिया में लास्ट ईयर। जबकि अगर हम ओवरऑल अट्रैक्शन वाइज देखें या ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग, राइट, मतलब इस तरह से देखें कि टॉप डेस्टिनेशन जहाँ पर अनाउंसमेंट्स हुए हैं या इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की डील्स हुई हैं, वो सब इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप रहा है। लेकिन जो एक्चुअल एफडीआई है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। और कल आई वॉज लिसनिंग टू रिधम देसाई और मॉर्गन स्टैनली ऑल्सो, तो ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट कि एफडीआई जो है ही वॉन्ट्स टू सी इट मोर इन इंडिया कमिंग एफडीआई। तो ही साइड कि भाई गवर्नमेंट हैज़ टू रियली थोड़ा एक रेड कारपेट बिछाना पड़ेगा फॉर फॉरेन कंपनीज, उनसे बात करनी पड़ेगी कि इंडिया में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो वो चीज़ उन्होंने कहा थोड़ा लैगिंग है,
और आई वांट कि वो हो, एंड मतलब ही इज़ होपफुल कि थिंग्स विल टर्न अराउंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग, लाइक बहुत स्विस बैंक, अभी तो ज़्यादा बात नहीं होती है, बट व्हेन आई वाज लिटिल यंगर, ठीक है, तो स्विस बैंक अकाउंट की बड़ी बात होती थी। स्विस बैंक में इतना पैसा है इंडिया का, जो भी मतलब एक करप्शन थॉट प्रोसेस देखा जाता है, करप्ट करके स्विस बैंक में लोग पैसा रखते हैं इंडिया का, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती थी। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर आया, तो आई थॉट आई शेयर दैट विद यू। स्विस बैंक में इंडिया का जो अभी करंटली पैसा है, राइट, वो अराउंड 1.3 बिलियन स्विस फ्रैंक्स है। 1.3 बिलियन स्विस फ्रैंक्स पड़ा है, एंड इट इज़ 4 ईयर लो, और लास्ट ईयर से ये 70% कम हुआ है। लास्ट ईयर 3 बिलियन प्लस था। ये स्विस फ्रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2006 में ये हाईएस्ट रहा है अभी तक, 6.5 बिलियन स्विस फ्रैंक्स था 2006 में। उसके बाद इट हैज़ बीन इन अ डाउनवर्ड पाथ, कंसिस्टेंटली एक डाउनवर्ड ट्रेंड रहा है। ऑफकोर्स थोड़े बहुत बीच बीच में ज़्यादा हुए हैं, 2011 में थोड़ा बढ़ा, थोड़ा 13 में बढ़ा, 2020 में बढ़ा, 21 में बढ़ा, बट ओवरऑल एक डाउनवर्ड ट्रेंड इसका रहा है। अब क्या ये ब्लैक मनी से रिलेट करना चाहिए, करप्शन मनी से रिलेट करना चाहिए, तो आई डोंट नो। करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना एक्चुअल लोगों ने पैसा वहाँ पर रखा है, कितना ब्लैक मनी है, दैट इज़ वेरी टफ आई थिंक टू से, बट एक ओवरऑल एक गुड ट्रेंड, आई थिंक एक पॉजिटिव ट्रेंड है कि दैट मनी इज बेसिकली गोइंग अवे, एंड और वो धीरे धीरे मतलब ऑलमोस्ट एक बहुत कम अमाउंट पे जा रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक थोड़ा बढ़ा है, राइट, अभी थोड़े टाइम से। म्यूचुअल फंड्स आर बाइंग बिकॉज अगर हम लास्ट 5 महीने का ट्रेंड देखें तो कंसिस्टेंटली 5 मंथ से म्यूचुअल फंड्स हैव बॉट एचडीएफसी बैंक, ठीक है। लास्ट अगर हम मई की भी बात करें तो 7,600 करोड़ रुपए का एचडीएफसी बैंक का स्टॉक जो है म्यूचुअल फंड्स ने बाई किया है। ऑफकोर्स एक वैल्यूएशन कंफर्ट जो है, जो ये एचडीएफसी बैंक दे रहा है, वो काफ़ी एक मतलब इसकी बात हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट को एक थोड़ा सा उसको पॉजिटिवली देखा जा रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड, तो उन्होंने जो पैसा निकाला है उसकी वजह से एक रीज़न माना जा रहा है कि जो प्राइवेट बैंक्स है, स्पेसिफिकली जो कोटक है, एचडीएफसी बैंक है, उनका जो प्राइस वो थोड़े ज़्यादा गिरे मार्केट से, या वो ग्रो नहीं हुए। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला, बल्कि डोमेस्टिक ने डाला। डोमेस्टिक भी अच्छा खासा शेयर है, बट वो उनकी काफ़ी बड़ी होल्डिंग थी, और दैट्स वाई इट ऑल बेसिकली चेंज्ड। एक्सेंचर बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, आपको आई डोंट नो पता है नहीं पता है कि सितंबर से अगस्त फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, बहुत अलग से, 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि उनका 31 मई जो था उनका थर्ड क्वार्टर था, ठीक है। लास्ट क्वार्टर चलना स्टार्ट हो गया, तो थर्ड क्वार्टर था तो क्वार्टर रिजल्ट आए, ठीक है। अभी तो क्वार्टर रिजल्ट आए तो कुछ पॉजिटिव, मतलब ये एक थोड़ा एक लीडिंग इंडिकेटर बन जाता है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, एक्सेंचर का ये जो क्वार्टर, क्योंकि 1 महीना पहले आता है रिजल्ट, तो इसीलिए इसकी काफ़ी डिस्कशन होती है, स्पेशली फ्रॉम आईटी सेक्टर पर्सपेक्टिव। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टर इन आईटी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है, स्पेशली इन शॉर्ट टर्म। तो 8,000 न्यू मतलब हेडकाउंट इंक्रीज किया एक्सेंचर ने, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मतलब अगर प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 723 एम्प्लॉयज़ कम किए थे, और इंडिया की भी कंसिस्टेंटली बहुत सारी, अगर हम टॉप 5 कंपनीज देखें तो ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार एम्प्लॉयज़ इंडियन कंपनीज ने कम किए हैं। तो 8,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बढ़ाए हैं, राइट। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव एक मतलब माना जा रहा है कि चीज़ें फ्रॉम आईटी सेक्टर पर्सपेक्टिव, कि थोड़ा सा क्या ये रिव्यू एक रिवैम्प टाइप्स, या फिर मतलब रिसर्जेंस ऑफ आईटी है या नहीं है, लेट्स सी, राइट। और तो ये सारी चीज़ें बेसिकली देखी जा रही हैं। ओवरऑल 7.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं एक्सेंचर के पास, वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, तो काफ़ी बड़ा इट इज़ वेरी 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 बिग कंपनी, राइट। और सिर्फ क्वार्टर की बात करें, थोड़ा एट्रिशन रेट उन्होंने कहा थोड़ा सा बढ़ा है उनका, तो वो भी उन्होंने उसकी बात की है कि 1% से लास्ट क्वार्टर में 1% था, 14% हो गया। तो मतलब अगेन एक कंफर्ट जोन में है, 12 to 15%, नथिंग लाइक 20% प्लस हो गया था अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, बट अभी सबका जो है वो टीन्स में आ गया है। लेट्स सी हाउ इट गोज आगे, ठीक है। उन्होंने अपनी जो आगे फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ जो है 1.5 से 2.5% रखी है, मतलब तो बेसिकली थोड़ी कम की है ऊपर, और मतलब उसको क्लोज किया है। पहले 1 से 3% बोला था उन्होंने, और अब जो है उन्होंने 1.5 से 2.5% बोला, तो ऊपर से भी नीचे किया, नीचे से भी ऊपर किया, तो ताकि कुछ भी ना हो दुखी भी ना हो, ठीक है।
एनएससी ने अभी एनएससी के तो इंडिसेस नए नए इंटरेस्टिंग आ ही रहे हैं, डिफेंस इंडेक्स आया है, ईवी इंडेक्स आया है, अब वो एक टूरिज्म इंडेक्स भी उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। तो अगेन अभी ये भी बिजनेसेस हैं, राइट। तो मार्केट अगर में कोई अच्छी ट्रेंड चल रहा है, टूरिज्म ट्रेंड चल रहा है, डिफेंस चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह का ट्रेंड, एआई का ट्रेंड चल रहा है, तो उसके सबके इंडेक्सेस आ चुके हैं। तो ये अब इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली जो इंडेक्स इन्वेस्टर्स के लिए। तो जैसे जैसे ये सब इंडेक्सेस आएंगे तो इनके इंडेक्स फंड्स भी आएंगे या ईटीएफ्स भी आएंगे। इतने सारे ईटीएफ्स इंडेक्स फंड्स हो जाएंगे, जितने सारे म्यूचुअल फंड्स है एक्टिव फंड्स, उतने ही सारे ईटीएफ्स इंडेक्स फंड्स हो जाएंगे। और फिर वही कन्फ्यूजन होगी कौन सा लें, राइट। तो फिर आपको एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ सकती है या एक अच्छे रिसर्च की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगेन इंटरेस्टिंग है कि इतने सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। तो अगर हमें एक सेक्टर स्पेसिफिक बेट्स लेनी है, सेक्टर स्पेसिफिक फंड मतलब इन्वेस्ट करना है और हमें ये सेक्टर पसंद आता है, तो रादर देन कि हमें ये कौन सा स्टॉक लें, ये अच्छा लें, वाले लें, तो भाई ठीक है, इंडेसेस ये लॉन्च हो रहे हैं, तो इसलिए एक एटलीस्ट सैटेलाइट पोर्टफोलियोज के लिए दीज आर गुड ऑप्शंस विच वी नाउ कैन हैव, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मतलब इसमें शाले होटल, ऑफ कोर्स मेजरली सभी होटल्स, EIH है, इंडियन होटल्स है, राइट, IRCTC है, ऑब्वियसली इंडिगो है, जुबिलेंट फूड वर्क्स है, तो ऑल दीज कंपनीज आर पार्ट ऑफ इट। ओला इलेक्ट्रिक और एमक्योर फार्म दोनों को सेबी का अप्रूवल मिल गया है अपकमिंग IPOs के लिए। तो ओला इलेक्ट्रिक का तो काफ़ी बड़ा IPO एक्सपेक्टेड है, 5,500 करोड़ का, ठीक है। एमक्योर फार्मा एक पुणे बेस्ड फार्मा कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, आई थिंक वन ऑफ द टॉप 10 फार्मा कंपनीज हैं इंडिया की। तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि उसका भी IPO आ सकता है। ऑफ कोर्स अब मार्केट्स अच्छी हैं तो IPO का सीजन एक्सपेक्टेड ही रहता है, होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है मार्केट में, तो थोड़ा बहुत पैसा इन सब चीज़ों में लग जाता है, तो एक वैल्यूएशन थोड़ा सा कम रहता है। अदरवाइज ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा पैसा अगर शेयर कर वो करती हैं तो वैल्यूएशंस क्रेजी हो जाती हैं, तो वो एक हेल्प करता है कि बबल ना बिल्ड हो ये सारे IPOs, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली ने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट निकाली। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो ज़बरदस्त बूम कर रहा है। दे साइड की 15% का CAGR एक्सपेक्टेड है इंडिया का नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 15% का ओवरऑल सेक्टर का, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ऑलमोस्ट $1.45 ट्रिलियन का हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में। और उन्होंने 4 स्टॉक्स का नाम भी बताया है कि भाई उनके जो रडार में 4 स्टॉक्स हैं इंफ्रा में, तो वो भी आप सुन लो, ठीक है। एक लार्सन एंड ट्यूब्रो, ऑफ कोर्स इंफ्रा की बात और लार्सन ट्यूब्रो की बात नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। सेकंड उन्होंने बोला है NTPC, अगेन वी हैव रिसेंटली इंक्लूडेड इन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, आई डोंट नो आप कितने फॉलो करते हैं। रिसेंटली वैल्यू पोर्टफोलियो में हमारे NTPC जो है वो ऐड हुआ है, ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वैसे तो ये सबको पता नहीं होती, ठीक है। थर्ड अल्ट्राटेक सीमेंट, अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ अवर पोर्टफोलियो एज वेल। अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा अगेन इंफ्रा की बात होती है तो सीमेंट सेक्टर की एक एज ए एंसिलरी सेक्टर की बात जरूर होती है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अदानी ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, राइट, और अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, तो वो भी बात होती है। थर्ड दे साइड टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, तो अगेन रेलवे स्टॉक ऑल्सो, रेलवे अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग थीम। तो 4 स्टॉक्स के उन्होंने नाम लिए, तो अगेन इनमें से 3 स्टॉक तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, टीटागढ़ वी डोंट रिव्यू दैट मच बीइंग अ PSU समथिंग, बट डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि वी शुड रिव्यू टीटागढ़ एज वेल और आपको इंटरेस्टिंग स्टॉक लगता है एंड वी शुड टॉक अबाउट इट, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल टॉक अबाउट इट एंड विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन टीटागढ़ एज वेल। बट बाकी 3 तो मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो काफ़ी डिस्कशन इसके हम करते ही रहते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज पर्सपेक्टिव। अब मैं बात करते हैं नॉलेज सेक्शन की, और नॉलेज सेक्शन के लिए एज आई सेड आई विल शेयर दिस चार्ट विद यू। तो ये कॉग्निटिव बायस की बात कर रहे हैं इस चार्ट में, राइट, कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हमारे पर्सनल बहुत सारे बायसेस होते हैं, राइट, और तो उसको एक काफ़ी अच्छे से इस चार्ट में कोशिश की गई है, और साथ में एग्जाम्पल के साथ भी कि क्या मतलब होता है और किस किस तरह के बायसेस होते हैं। और फ्रैंकली सीरियसली बोल रहा हूँ, जब हम डिस्कशंस करते हैं ना मॉडल पोर्टफोलियो का, हमारी टीम का जब डिस्कशंस होते हैं, तो वी एक्चुअली पुट दिस डाउन इन दीज बायसेस कि ये बायसेस की वजह से तो नहीं हो रहा है ये, मतलब ये जो डिस्कशन में आ रहा है कोई शेयर या कोई स्टॉक या कोई हम किसी को इंक्लूड कर रहे हैं शॉर्ट लिस्ट में या एक्सक्लूड कर रहे हैं शॉर्ट लिस्ट में, तो हमेशा हम ये कोई बात करते रहते हैं कि क्या ये वाले बायस की वजह से तो नहीं कर रहे, रिसेंसी बायस वगैरह सब चीज़ों की वजह से। तो थोड़े थोड़े बायसेस के बारे में जो मेन है वो बताऊंगा। तो एंकर बायस, राइट, फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यू रिसीव, राइट, उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देते हैं कि यार ये जो है, जैसे एंकर लग जाता है ना, तो वो एंकर लग जाता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली थी ना, ये बहुत हाई क्वालिटी स्टॉक है,
सपोज हिंदुस्तान लीवर इज अ वेरी हाई क्वालिटी स्टॉक, ठीक है, वो उसके ऊपर नीचे डील चलती रहती है, तो ये चीज़ है। तो एक एंकर बायस हो गया। अब आपने कहा कि नहीं वो तो हाई क्वालिटी है, उसमें मतलब उसको क्या एनालाइज करना, वो तो हाई क्वालिटी है, राइट। तो ये एंकर बायस है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अथॉरिटी बायस, राइट, ट्रस्ट ओपिनियंस फ्रॉम परसीव्ड अथॉरिटीज, राइट। आपको लगता है कि यार ये लोग ज़्यादा जानते हैं, शायद इसको ज़्यादा पता होगा, लाइक मेनी पीपल मे बी सजेस्ट मे कंसिडर अस एज अथॉरिटी, वी कंसिडर सम ऑफ द फंड मैनेजर्स एज अथॉरिटी। तो राइट, तो इस तरह से आपका ये होता है कि यार इसने बोला है तो मतलब सोच समझ के बोला होगा, राइट, अथॉरिटी बायस। तो हमने खुद एनालिसिस नहीं किया, उसके बेसिस पे गए। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, राइट। तो अगेन जितनी रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो भी मैं रिकॉल कर सकता हूँ, उसके बेसिस पे एनालाइज कर रहा हूँ। बैंड वैगन इफेक्ट, यू टेंड टू फॉलो पॉपुलर ओपिनियंस और ट्रेंड्स, राइट। ये तो बहुत ज़्यादा चलता है, राइट। रेलवे चल रहा है अभी, टूरिज्म चल रहा है, डिफेंस चल रहा है, राइट। तो दिस इज़ वेरी कॉमन बायस, राइट, कि हम क्यों इन स्टॉक्स में डिफेंस इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, डिफेंस में और रेलवे में, बिकॉज ऑफ द बैंड वैगन इफेक्ट भी है, ठीक है। अब उसमें आप अगर अगर अपना एनालिसिस करोगे और सब चीज़ करोगे तो बात अलग है, बट बैंड वैगन इफेक्ट होता है। कन्फर्मेशन बायस, राइट, यू फेवर इंफॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स योर एग्जिस्टिंग बिलीव्स। तो आपको कुछ दिमाग में, जैसे मैंने फिर से एग्जांपल दिया है कि पीडीलाइट इज अ हाई क्वालिटी स्टॉक, समवन इज ऑल्सो सेइंग, राइट, वो इन्फॉर्मेशन कि यार वो पीडीलाइट इज अ हाई क्वालिटी स्टॉक, तो वो कन्फर्मेशन, हाँ हाँ देखो ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं नहीं है पीडीलाइट तो नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसका हो गया, ये हो गया, वो पीक आ गया है, तो आप शायद उसको इग्नोर कर दोगे, वो कन्फर्मेशन नहीं नहीं वो सही बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, ऐसा, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी कुछ कुछ और चीज़ें, हेलो इफेक्ट, राइट, जज अ पर्सन्स कैरेक्टर फ्रॉम एन ओवरऑल पॉजिटिव इंप्रेशन। एक कब सबसे बड़ा जो बायस विच आई सी अ लॉट इन इन्वेस्टर्स एंड इवन व्हेन वी टॉक, हमारा जब एनालिस्ट वगैरह डिस्कशंस होते हैं, रीसेंसी इफेक्ट, राइट, रीसेंसी बायस बहुत ज़्यादा होता है। मोर वेटेज टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, राइट, तो लेटेस्ट कंपनी का जो ट्रेंड रहा है, उसका जो परफॉर्मेंस रहा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन रही है, उसके जो अर्निंग कॉल्स, ऑफ कोर्स लेटेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रीसेंसी इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेलिंग रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड, राइट, ट्रेलिंग रिटर्न्स पे ज़्यादा फोकस, 1 ईयर के रिटर्न्स इज अ, मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ 1 ईयर रिटर्न देख के इन्वेस्ट करते हैं, तो वो रिसेंसी इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। sunk cost fallacy, you stick with a choice even if it becomes clear or it is a bad one, right। तो मतलब नहीं नहीं अच्छा होगा ही। यस बैंक में बहुत सारा, आई सॉ दैट कंप्लीट साइकिल, कि वो 300 रुपये 350 रुपये से स्टॉक जो है, जब वो 5-10 रुपये का पहुंच गया, तो वो पूरा बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास था, मतलब विच वी हैड क्लाइंट्स थे या फिर हमारे फ्रेंड्स फैमिली के थे, तो वी सॉ कि 350 300 250 हुआ, 200 हुआ, कि नहीं 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 वापस बढ़ेगा, अरे नहीं नहीं चलता रहता है, ये बहुत अच्छा बैंक है, नहीं नहीं ये तो संक कॉस्ट फैलेसी, राइट, वो बहुत ज़्यादा कॉमन आई हैव सीन, ठीक है। एंड स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, कि नहीं नहीं हो जाएगा, राइट। तो ये मतलब चीज़ें हमारे दिमाग में, मतलब ये सारे बायसेस होते हैं। तो मतलब डिस्कशन का पॉइंट ये है, या ये चीज़ें प्रेजेंट करने का पॉइंट ये है कि वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग, राइट, कीप दिस, मतलब इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दिस ऑन माय ट्विटर हैंडल एज वेल, एंड यू कैन जस्ट पेस्ट इट इन योर डेस्क ऑल्सो, जहाँ पर भी जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, या फिर तो ये चीज़ दिमाग में रखिए कि यार अच्छे से एनालाइज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, राइट। या फिर ये सारे कुछ बायसेस और इफेक्ट्स की वजह से मैं जो है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और सिर्फ बहुत ही ढंग से एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को समझ नहीं रहा हूँ, सारे एस्पेक्ट्स नहीं देख रहा हूँ बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर चूजिंग अ पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड और स्टॉक, एनीथिंग, राइट। तो वो सारी चीज़ें तो मेरे दिमाग में नहीं है ना। मैं सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो नहीं कर रहा ना, लास्ट 1 ईयर रिटर्न बहुत अच्छे हैं, राइट, या फिर मेरे एक्चुअली ही मेरे को लगता है कि यानी इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए, ये चीज़ें समझ, ये बहुत अलग चीज़ है। अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि 1 ईयर रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, रिसेंसी बायस की वजह से कर रहे हो, तो बहुत जल्दी चले जाओगे मार्केट से, तो इन्वेस्ट नहीं करोगे ढंग से। आपको लगता है कि नहीं यार इक्विटी एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट, राइट, और ये इक्विटी अच्छा करेगा, लॉन्ग टर्म में हम अच्छा रिटर्न कमाएंगे, तो वो बहुत अलग चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर स्टॉक सिलेक्शन, इवन फॉर अ फंड सिलेक्शन, इवन फॉर अ एसेट सिलेक्शन, राइट। तो सबके लिए हमें ये बायसेस एक बार दिमाग में रखने चाहिए। गोल्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे, अभी मैंने देखा कि लास्ट मंथ सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड ईटीएफ्स के कुछ फोलियोज क्रिएट हुए हैं एवर। तो अगेन राइट, तो रिसेंसी बायस है वो, तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल दिखता ही है, और वो चीज़ें हमें समझना चाहिए कि वो रिसेंसी की वजह से तो नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली एलोकेशन लेना, एक्चुअली समझ रहा है कि ठीक है करना है तो वो करना चाहिए। दैट इज़ ऑल आई हैव वांटेड टू से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ थम्स लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।
हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।